हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज अपन बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 9 की जो साइंस आपके विज्ञान का पेपर होगा 18 दिसंबर वाला। तो 18 दिसंबर वाला जो पेपर होगा उसकी इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो स्कोर है बहुत ही शानदार आएगा। आपका जो नंबर है वो विज्ञान में बहुत ही अच्छे आएंगे। और आपके लिए टेस्ट भी बना रखा है, तो टेस्ट भी देना आप इसमें ऐप के ऊपर आपके लिए टेस्ट भी उपलब्ध है। और पेपर की PDF वगैरह आपको ऐप के ऊपर मिलेगी, तो आप ऐप को डाउनलोड कर ले और अपना व्हाट्सअप ग्रुप पे इसको ज्वाइन कर लेना। तो आइए कक्षा 9 की जो विज्ञान का पेपर वो अपन इसमें देख लेते हैं। तो 3.25 घंटे का आपका जो समय रहेगा और 70 नंबर का पेपर होगा। और परीक्षा में जो आपका सिलेबस आएगा वो पार्ट 1 से लगा के पार्ट 9 तक के जो प्रश्न है वो आपके पूछे जाएंगे। तो विज्ञान में अगर आपके पार्ट 1 से लगा के 9 तक, चाहे आपके सिलेबस में हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, आपके पूरा सिलेबस आएगा 1 से 9 तक के पार्ट। ठीक है, पार्ट संख्या 1 से लगा के 8 तक के जो पार्ट है वो 8 नंबर के हैं। ठीक है, तो और 1 से लगा के जो 9वां पार्ट है वो आपके 6 नंबर का पार्ट है। तो ये जो 8 पार्ट आपके 8 नंबर के, यानी कि 64 नंबर ये हो जाएंगे। और 9वां पार्ट आपके है 6 नंबर का, तो 64 और 6 कितने हो जाएंगे, 70 नंबर का हो जाएगा। तो लास्ट जो आपका गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट है वहाँ तक के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पार्ट 1 से लगा के 9 तक की तैयारी आपको पूरी करनी है। अपन इसमें 8 के 1 पार्ट से 90 पार्ट तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस पेपर में देखने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आपका इस प्रकार का पेपर आएगा जिसमें आपके समय 3.25 घंटे का मिलेगा। और परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पे निर्देश लिखे होंगे। सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर लिखने पेपर के ऊपर, फिर सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके अलावा सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो प्रश्न के सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड यानी कि आपके एक से अधिक भाग है उसको सभी के उत्तर आपको एक साथ लिखने हैं। तो जैसे आपके प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 1 इसमें आपके MCQ क्वेश्चन आएंगे और 10 MCQ आएंगे। आपके 10 अबसदा के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि ऊर्ध्वपातन द्वारा निम्न में से किसे पृथक्करण किया जा सकता है। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, सीधा ही ठोस अवस्था से पदार्थ गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसको अपन सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड होता है नौसादर, ये ठोस से सीधा ही अपने गैस में बदल जाता है। तो इसको अपन ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। याद रखिए, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। यही आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि ऊर्ध्वपातन के द्वारा किसको अलग करेंगे, तो नौसादर को इसमें आप अलग कर सकते हैं। इसके अलावा आयोडीन इसको भी और कपूर को, ये सभी ये जो ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाते हैं। सोडियम क्लोराइड अपने घर पे जो खाना बनाते हैं उसमें जो नमक डालते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है। खाने का जो साधारण लवण होता है नमक, वो अपन सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, और ये सिलिकॉन ऑक्साइड होता है SiO2, ये सिलिका होती है, रेत को अपन सिलिका कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट ये चौक का पाउडर होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट आपके रसोई घर में खाना बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है। अपने घर में जो खाना बनाते हैं उसमें रसोई गैस जो सिलेंडर लगा हुआ है वो कौन सी गैस का सिलेंडर है, तो ये LPG का है। इसका आंसर हो जाएगा अपने LPG का। तो ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर अपन कर देंगे। तो LPG का आपको पूरा नाम भी याद रखना है। LPG का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कई बार मैंने पूछा है वीडियो के दौरान, तो आपने सभी ने कमेंट भी किया था। बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं वो, जो बार बार मैं प्रश्न पूछता हूँ और आप जो कमेंट करते हैं, तो आपका भी नॉलेज बूस्ट होता है और आप जो क्वेश्चन नहीं आता है तो वो भी आपको आने लग जाता है। तो प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर कमेंट किया करें, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ये अधिक बार जो देखा गया है कि जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ अधिकतर वो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो LPG जो गैस है वो खाना बनाने में काम आती है। और CNG जो गैस है वो महानगरों में, वाहनों में स्वच्छ ईंधन के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो ये प्रदूषण को कम करने का काम करती है CNG गैस। तो आजकल पेट्रोल डीजल इसके स्थान पे CNG गैस वाली जो गाड़ियाँ वो चल रही हैं। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको कहा जाता है, याद रखें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अपने वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ठीक है, मान लो ये पूरा एक वायुमंडल का 100% है। ठीक है, वायुमंडल जो इसमें आपके 100% है, तो 100% में से आपका जो ऑक्सीजन है वो पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन जो होती है वो टोटल का 21% होती है। कितना परसेंट होती है, 21% होती है। और बचा हुआ जो 78% भाग है वो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन आपके 78% होती है और ऑक्सीजन अपने 21% होती हैं। जो बचा हुआ एक भाग है उससे भी कम 0.003% भाग जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। तो ये आपके इसमें वितरण होता है इसका। याद रखें, ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहते हैं, जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पेपर के अंदर प्रश्न आ जाए कि जीवनदायिनी गैस किसको कहते हैं, तो जीवनदायिनी गैस प्राण वायु जिसको ऑक्सीजन को कहा जाता है।
तो याद रखिए इसका वायुमंडल में 21% होता है। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, कोबाल्ट का प्रतीक है। कोबाल्ट आपको प्रतीक बताना है, तो कोबाल्ट को CO से लिखते हैं। ध्यान रहे प्रतीक लिखते समय ये इसका प्रतीक है, और प्रतीक लिखते समय आपका पहला जो अक्षर है वो कैपिटल आएगा और दूसरा जो अक्षर है वो आपके स्मॉल आता है। तो पहला लेटर आपके कैपिटल आएगा और दूसरा लेटर आपके स्मॉल आता है, तो CO इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये फिर Cl किसका है, तो Cl भी देख लेते हैं। Cl जो है वो आपके क्लोरीन का है। किसका है ये, क्लोरीन का। तो याद रखिए Cl क्लोरीन का होता है, और Cu जो होता है वो कॉपर का होता है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। Cu ऐसे लिखा जाता है, Cu पहला अक्षर बड़ा आता है, दूसरा अक्षर छोटा आता है, तो ये कॉपर का होता है, कॉपर तांबे का। और ये जो Ca है इसको अपन कैल्शियम कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, Ca को कैल्शियम कहा जाता है। तो ये कैल्शियम होता है Ca, याद रखिए Ca कैल्शियम होता है। इसके अलावा एक आपको C से नाम या आपको याद रखना है, कार्बन, कार्बन याद रखना है। इसके अलावा CD कैडमियम होता है, ठीक है। ये सभी आपके C से शुरू होने वाले तत्व हैं। आपकी परीक्षा में आ जाए कि 4 ऐसे तत्वों के नाम लिखिए जो C से शुरू होती है, जिनका प्रतीक चिन्ह कहाँ से शुरू होता है, C से होता है। तो एक तो आप क्लोरीन लिखेंगे, एक कोबाल्ट लिखेंगे, एक कॉपर का नाम लिख लेना Cu, एक कैल्शियम का नाम लिख लेना, 4 ये हो जाएंगे, और एक आपका कार्बन हो जाएगा 5, एक कैडमियम 6 हो जाएगा। तो 6 नाम आप याद रख लेना, 6 में से आप कोई भी 4 वहाँ पे लिख सकेंगे, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। अच्छा, जैसे ये इनका प्रतीक चिन्ह होता है, वैसे ही आपको सोडियम का, ठीक है, एक तो बताना आपको सोडियम का, एक बताना आपको पोटेशियम का, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, और एक आपको बताना है आयरन का। इसका बताना है आयरन का। इन सभी का, तीनों का आपको जो प्रतीक चिन्ह है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जो विद्यार्थी कमेंट करेंगे, जिनका उत्तर सबसे बढ़िया लगेगा, उन सभी का उत्तर आपको जो कमेंट में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो सभी एक साथ अपने प्रश्नों के उत्तर कमेंट करते जाएं, सभी के उत्तर आपको पिन किए हुए, जो अच्छा कमेंट करेंगे उसका पिन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो ये DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। याद रखें, क्रोमोसोम जो होते हैं गुणसूत्र, वो DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। DNA का पूरा नाम किसे कहा जाता है, तो DNA का पूरा नाम जो होता है वो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। एक होता है RNA, तो ये होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इनका नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो ये राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम जो होता है अपनी कोशिका में, उसको प्रोटीन की फैक्ट्री, यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो आप कमेंट करके बताने कि जो कोशिका का शक्ति ग्रह है, बिजली ग्रह है, पावर हाउस है, वो किसको कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रंथियों का निर्माण किस उत्तक में होता है, तो ग्रंथियों का निर्माण उपकला उत्तक में होता है, जिसको अपन एपिथेलियमी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिथेलियमी। इसी का दूसरा नाम है आपके उपकला उत्तक। अगला प्रश्न आपके, ये आपके उत्तक से संबंधित है ये, तो एरेनकाइमा किस में पाया जाता है, तो एरेनकाइमा जितने भी आपके जलीय पादप होते हैं उन सभी में पाया जाता है। कमल है, सिंगाड़ा है, इन सभी में एरेनकाइमा पाया जाता है। अगला प्रश्न, अच्छा मरुस्थली पादप कौन कौन से, तो मरुस्थल में जो पाए जाते हैं वो मरुस्थली पादप हैं। जैसे आपके कैक्टस हो जाएगा, ठीक है, कैक्टस है, नागफनी है, ठीक है, खेजड़ी है, ये सभी मरुस्थल में पाए जाने वाले पादप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूटन ये बल का मात्रक नहीं है, इनमें से कौन सा एक बल का मात्रक नहीं है, तो बल का मात्रक देखो पाउंडल भी होता है, डाइन भी होता है और न्यूटन भी होता है, लेकिन जूल जो होता है वो बल का मात्रक नहीं होता है। जूल एक कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक भी ऊर्जा होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको अपन ऊर्जा कहते हैं, और कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम ही होता है, उसको अपन जूल कहते हैं। एक न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर आता है। ये 1 न्यूटन के बराबर आता है, किलोग्राम इंटू मीटर, और ये बट्टे लग रहा है तो उसको लिखेंगे प्रति सेकंड स्क्वायर या प्रति वर्ग सेकंड। अगला प्रश्न है, जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ पे होता है, तो पृथ्वी की सतह पर होता है। गहराई बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, तो इसमें आपको याद रखना है ये जी का जो अधिकतम मान है वो पृथ्वी की सतह पर होगा। नेक्स्ट है, अच्छा ये जी का जो मान है वो होता कितना है, तो 9.8 होता है। जी का मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसको, और इसका मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये जी का मान होता है। अच्छा, एक पलायन वेग होता है। पलायन वेग क्या होता है, किसी भी वस्तु को उतनी वेग से फेंके कि वो जो वस्तु वो अंतरिक्ष से बाहर चली जाए, तो उसको अपन पलायन वेग कहेंगे। तो ये पलायन वेग पृथ्वी के लिए कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर मान लो किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकें, ठीक है, या फिर इससे थोड़ी अधिक रफ्तार से फेंकें, तो वो अंतरिक्ष से बाहर चली जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा, इसमें आपके रिक्त स्थान के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट जो भी आपके रिक्त स्थान है उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो,
बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ़ का गलनांक 273 केल्विन होता है। ये सुविधा के लिए लिखा जाता है, वैसे ये 273.16 होता है। और इसको सेल्सियस में लिखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये केल्विन और सेल्सियस ताप मापने की इकाइयाँ हैं। जैसे मनुष्य के जो स्वस्थ शरीर है उसका तापमान कितना डिग्री होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आप फ़ारेनहाइट में कितना होता है कमेंट करके बताना कि मनुष्य का जो तापमान है वो शरीर का तापमान स्वस्थ मनुष्य का उसका फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है पीतल है ना, पीतल जिसमें जो जिंक होता है और कॉपर होता है। तो कॉपर और जिंक किसका मिश्रण है? ये पीतल का मिश्रण है। याद रखें ये एक मिश्र धातु होती है और इसके लिए आपको याद करना है पीतल में मिश्र धातु में कौन कौन सी आपकी धातुएं होती है। तो एक शब्द याद कर लेना, पिताजी। पिताजी में क्या छुपा हुआ है? पिताजी में पीतल, तांबा और जिंक छुपी हुई है। तो पी से आपके पीतल हो जाएगा, ता से तांबा हो जाएगा, जी से जिंक हो जाएगा। तांबा को कॉपर कहते हैं और जिंक को जस्ता कहते हैं, ठीक है, याद रखिए इसको। और तो पीतल जो है एक आपके ये मिश्र धातु होती है और इसमें 30% तो जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। तो पिताजी आपको याद कर लेना है। इसमें दो धातुओं से मिलकर एक अन्य मिश्र धातु बनाई जाती है। मिश्र धातु के द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। अगला प्रश्न है लोहे का प्रतीक क्या है? तो लोहे का प्रतीक Fe होता है। देखो लोहे का अपन LO नहीं करेंगे, ठीक है। इसका लैटिन भाषा में जो नाम है वो फेरम होता है। लैटिन भाषा में नाम क्या होता है इसका? फेरम होता है। इसी कारण से जो इसका जो नाम क्या है वो Fe होता है। फेरम का Fe होता है, FERUM होता है, FERUM। तो फेरम होगा तो फिर इसमें Fe लिखा जाता है। ये लैटिन भाषा का नाम होता है। जैसे मैंने ऊपर आपसे पूछा था एक तो सोडियम का नाम, तो सोडियम का जो लैटिन भाषा में नाम है वो नेट्रियम होता है। आपने कमेंट किया होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत अच्छे विद्यार्थी जो बार बार कमेंट करते हैं, तो आपको कमेंट करते रहना चाहिए। इससे आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा और आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो नेट्रियम का अपन Na लिखते हैं। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो आपके 11 है, तो यहाँ पर आपको याद रखना ये Na लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आपके पोटेशियम का, तो पोटेशियम को केलियम होता है और उसको अपन K से लिखते हैं। फास्फोरस का जो आपके P लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 4 है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो उसको अपन कोशिका का कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहते हैं। तीनों एक ही नाम है, याद रखें। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तक है। तो उत्तक किसका समूह होता है? तो कोशिकाओं जो समान कार्य करने वाली कोशिकाएं होती है उसका समूह जो होता है उसको अपन उत्तक कहते हैं। तो याद रखें उत्तक जो होता है वो कोशिकाओं का ग्रुप होता है, इसको अपन उत्तक कहते हैं। द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर, देखो जिनका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, ठीक है, तो वो है जो वस्तु जो तैरने लगेगी। कम घनत्व वाली तैरती है, ज़्यादा घनत्व वाली डूब जाती है। तो जब भी अति हो जाएगी वो डूब जाएगा, याद रखें। जब भी अति होगी तो वो डूब जाएगा, ज़्यादा होने पर वो डूब जाता है। तो जो कम रहेगा तो वो फिर तैरता रहेगा, ऐसे याद कर लेना। फिर आपके अगला प्रश्न है निम्न प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपके एक शब्द में देना है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। रिक्त स्थान के बाद में फिर आपके एक नंबर के या जिसमें आपके एक शब्द में या फिर एक लाइन में उत्तर आपको देना है। तो आइए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, प्रश्न आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल के बारे में अपनी क्लास के बाकी बच्चों को ज़रूर बताना। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी बच्चे जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते। तो कौन कौन बच्चा है जो वीडियो को अपने सभी क्लास के साथियों के साथ में शेयर करेगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आइए अपन अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का जो क्वथनांक होता है वो, क्वथनांक का मतलब उबलना, कौन से कितने डिग्री पर पानी जो उबलने लग जाता है। तो ये आपके 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लग जाता है, यानी कि ये द्रव अवस्था से गैस अवस्था वाली पोजीशन आ जाती है। तो इसमें अपन केल्विन में ज्ञात करना है तो फिर अपन 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में मान ज्ञात करना है तो फिर आपको 100 इसमें जोड़ देना है, आपके 373 केल्विन आ जाएगा। अगला प्रश्न है विलयन किससे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं उनका समांगी मिश्रण होता है, उसको अपन विलयन कहते हैं। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। आपसे पूछे कि विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? तो विलयन जो है एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। तो याद रखना है विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन में आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो बनेगा वो आपके इसमें ये मिलान करने वाला, इसमें आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा कि कौन सी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये अपने ब्रोमीन हो जाएगी। ब्रोमीन आपके अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि धातु की बात करें जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाता है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ऐसी धातु का नाम पारा याद कर लेना है, मरकरी याद कर लेना है। इसको अपन Hg कहते हैं, याद रखिए इसमें Hg मरकरी पारा होता है। ब्रोमीन को अपन Br से लिखते हैं।
फिर इसका प्रश्न नंबर देखो ये 5 है कि विलयन क्या है। तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जैसे नींबू जल, नींबू पानी, ठीक है, सोडा जल, सोडा पानी, ये सभी आपके विलयन के ही उदाहरण हैं। ठीक है, ये आपकी जो पूरी PDF है वो आपको ऐप के ऊपर मिलेगी, ऐप से डाउनलोड कर लेना और आप अपनी तैयारी बिल्कुल कम समय में कर सकते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। तो ये था विलयन। अगला प्रश्न है कि जल तथा हाइड्रोजन, जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है उनका प्रतिशत कितना होता है वो आपको बताना है। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो आपको यहाँ पे लिख के बताएं। तो H2O होता है, H2O होता है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। तो इसका डबल करेंगे, हाइड्रोजन का तो आपके 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा आपके 2:16। तो ऑक्सीजन क्योंकि एक ही है तो ये एक ही आएगा 16। उसमें हाइड्रोजन की 2 परमाणु हैं, 2 अणु हैं, तो इसमें आपके 1 को 2 से गुणा करें तो हाइड्रोजन का तो 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। इसके अनुपात को सही करेंगे तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 2 का भाग दे देंगे तो 2 में 2 का 1 बार जाएगा और 16 में 8 बार जाएगा। तो आपके जल में जो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है उसका अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। अगला प्रश्न है कि गोल्जी उपकरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गोल्जी उपकरण की जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में। आपको कमेंट करके बताना कि केंद्रक की खोज किसने की थी, ठीक है, कमेंट करके बताना। एक तो केंद्रक की खोज किसने की और एक कोशिका जो सेल है उसकी खोज किसने की थी। तो सेल्स की खोज और कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है प्ररोह का जो शीर्षस्थ विभज्योतक होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जड़ों में, तनों में और इनके जो वृद्धि वाले भाग होते हैं वहाँ पर ये प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। अगला प्रश्न है उस उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पेशी उत्तक हो जाएगा। पेशी उत्तक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये है पेशी उत्तक। और पेशी उत्तक को अपन क्या कहते हैं? पेशी उत्तक को जो मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो मस्कुलर जो टिश्यू होता है तो ये प्रचलन और विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी उत्तक की आवश्यकता होती है। तो गति के लिए किस प्रकार के उत्तक की आवश्यकता होती है? पेशी उत्तक की आवश्यकता पड़ती है। और पेशी उत्तक जो 3 प्रकार का होता है, रेखित पेशी, आरेखित पेशी और हृदय पेशी, ये 3 प्रकार के जो पेशी उत्तक पाए जाते हैं। आपसे पूछे कि रक्त किस प्रकार का एक उत्तक है? तो रक्त एक प्रकार का जो तरल संयोजी उत्तक होता है। याद रखिए प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि रक्त एक प्रकार का उत्तक है तो ये संयोजी उत्तक होता है। और संयोजी उत्तक होने के साथ साथ ही रक्त जो है इसके 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। इसका 4 ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं रक्त का? तो इसमें आपका वर्गीकरण किया था सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, जिसने जो 4 वर्गीकरण बताए थे, O बताया था, A बताया था, B बताया था और AB बताया था। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। आप में से किस किस को पता है कि ब्लड में जो 4 ग्रुप होते हैं और इसमें जो O होता है वो सबको रक्त दे सकता है तो इसको O दाता कहते हैं। ये यूनिवर्सल डोनर होता है और ये सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है तो इसको ग्राही कहते हैं। तो इसको अपन यूनिवर्सल जो रिसीवर कहा जाता है। ये डोनर होता है O और ये रिसीवर होता है। ये सबसे खून ग्रहण कर सकता है, ये O जो है वो सबको रक्त दे सकता है। तो ये याद रखना। और ये 4 जो वर्गीकरण है। और आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है। किस किस बच्चे को अपना ब्लड ग्रुप पता है देखें। तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना। रक्त जो है वो आपके तरल संयोजी उत्तक है और इसका रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है। अपने खून का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। क्यों होता है रंग लाल इसका? तो इसमें एक जो पिगमेंट पाया जाता है, जो हरित ये लवक पाया जाता है जिसको अपन वर्णक पाया जाता है, लवक नहीं, इसको अपन वर्णक कहते हैं। और ये वर्णक जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। कौन होता है? हीमोग्लोबिन। इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण मानव रक्त का जो रंग है वो लाल रंग का होता है। जैसे पत्तियों का रंग कैसा होता है? तो पत्तियों का रंग हरा होता है। अब हरा क्यों होता है वो मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है, ये उत्तर कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बनेगा कि 2 अस्थियों को आपस में जोड़ा जाता है तो किसके द्वारा जुड़ती हैं? तो 2 अस्थियाँ, 2 हड्डियाँ जो जुड़ती हैं अस्थियाँ वो कंडरा के ये स्नायु के द्वारा एक दूसरे में जुड़ती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्नायु। अगला प्रश्न आपके एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ कैसा होता है? तो ये एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे? सीधी रेखा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग से क्या अभिप्राय है? वेग किसे कहते हैं? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। फिर आपको बार की परिभाषा बतानी है और एक आपको गुरुत्वाकर्षण बल के तथ्य को सबसे पहले किसने बताया था? तो ये सबसे पहले जो सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। याद रखें न्यूटन वही न्यूटन है जो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से जो सेब का पेड़ गिरता है फिर सोचने लगता है कि ये सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा
और उसी कॉन्सेप्ट पर जो इन्होंने चिंतन मनन किया और फिर ये गुरुत्वाकर्षण बल का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने सबसे पहले समझा था। तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा ये दिया गया था सबसे पहले कि सारी जो वस्तुएं होती है वो ज़मीन की ओर आकर्षित होती हैं, पृथ्वी की ओर जो एक बल कार्य करता है इसको अपन गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन इसको कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पर ये वेग की परिभाषा दे रखी है। वेग क्या होता है? वेग, तो वेग की परिभाषा आपको याद रखनी है। निश्चित दिशा में चाल को अपन क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। या एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। या इसका दूसरा नाम है विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ये तीनों ही परिभाषा वेग की ही है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। तो वेग का फॉर्मूला क्या होगा? विस्थापन बटे समय होगा। विस्थापन मीटर में मापा जाता है और समय सेकंड में मापते हैं, तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जबकि चाल का मात्रक क्या होता है? चाल, तो चाल है जो दूरी बटा समय होता है। एकांक समय में तय की गई दूरी को अपन क्या कहते हैं? एकांक समय में तय की गई चली गई दूरी को अपन क्या कहते हैं? स्पीड चाल कहते हैं। मान लो 1 किलोमीटर 60, ये एक कार 60 किलोमीटर ये अगर मान लो 2 घंटे में तय करती है, तो गाड़ी की स्पीड कितनी होगी? वो 1 घंटे में कितनी चलेगी? क्योंकि 2 घंटे में वो 60 किलोमीटर चल रही है, तो 1 घंटे में वो 60 का आधा 2 का भाग दे देंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो गाड़ी चल रही है। तो गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी स्पीड होगी। आपने अपनी मोटरसाइकिल जो बाइक होती हैं उसमें ये जो 2 वहाँ पे सुइयाँ होती हैं, ठीक है, 2 गड़ियाँ लगती होती हैं, 2 मीटर लगे होते हैं। एक में तो आपके गाड़ी में जो पेट्रोल कितना है वो बताया जाता है, ठीक है, और एक में आपके यहाँ पर तो नंबर लग रहे होते हैं कि ये जो गाड़ी है वो कितना किलोमीटर चल गई है। फिर यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं 0, फिर 10, फिर 20, 40, 50, यहाँ पे 90, ठीक है, 90, फिर आपके 100, 110, 120, ऐसे 180 तक ऐसे नंबर लगे होते हैं। तो यहाँ पर जो ये गाड़ी की स्पीड और ये जो कांटा होता है वो गाड़ी की स्पीड को बताता है। मान लो गाड़ी की स्पीड ये जो 40 है, तो ये कांटा जो होगा, ये सुई जो होगी वो 40 पे होगी। और 40 पे होने का मतलब क्या है? यहाँ पे इस घड़ी में नीचे लिखा होता है किलोमीटर प्रति आवर, ये मात्रक होता है। तो इसको अपन ये दूरी मापने का, ये स्पीड मापने का काम करता है, तो इस घड़ी को स्पीडोमीटर कहते हैं। ये स्पीड मापता है, इसको अपन स्पीडोमीटर कहते हैं, गति मापी कहते हैं। तो ये गाड़ी की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मान लो ये जो सुई है वो 60 पे है, तो गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, यानी कि 60 किलोमीटर अपन 1 घंटा में पहुँच जाएंगे, ये उसकी स्पीड होती है। तो ये तो होता है आपके स्पीडोमीटर। और एक आपके ओडोमीटर होता है, ये जो दूरी मापने का कार्य करता है, इसको अपन ओडोमीटर कहते हैं। ये आपके पथ मापी होता है कि आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चल गई। ये जो मीटर लगा होता है, यहाँ पे नंबर चलते हैं, रील होती हैं ये, तो इसको अपन क्या कहते हैं? इसको पथ मापी या फिर ओडोमीटर कहते हैं। जबकि इस दूरी स्पीड मापने वाले को स्पीडोमीटर कहते हैं, गति मापी कहा जाता है। याद रखना, दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है वेग के बाद में भार किसे कहते हैं? तो भार को भी अपन इसमें देख लेते हैं। भार क्या होता है? देखो, 2 चीज़ें होती है, द्रव्यमान और भार। अब तक अपन इसको एक ही समझते आ रहे थे, लेकिन अब अपन बड़े हो गए, 9th क्लास में आ गए, तो अब अपन को ध्यान में रखना है कि द्रव्यमान अलग होता है और भार अलग होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें, ये वेट होता है और ये मास होता है। द्रव्यमान को अपन मास कहते हैं और भार को अपन वेट कहते हैं। तो पृथ्वी पर हम द्रव्यमान का भार के आधार पर ही महसूस करते हैं। सामान्यतः जो होते हैं, जो हम द्रव्यमान और भार को एक ही राशि मान लेते हैं, जबकि दोनों राशियाँ क्या हैं? अलग अलग हैं। आइए इनके बारे में अपन जान लेते हैं। पिछले अध्याय में सीखा था कि वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके जड़त्व का माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप के बराबर होता है। जितना वस्तु पर अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत है, चाहे वह वस्तु चंद्रमा पर है या फिर वो अंतरिक्ष में या फिर कहीं भी और है। तो द्रव्यमान जो होता है वो फिक्स होता है, द्रव्यमान फिक्स होता है। दूसरी ओर भार जो होता है वह बल होता है, जिससे पृथ्वी या फिर अन्य कोई ग्रह पे किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उसके भार का मान द्रव्यमान और गुरुत्वीकरण के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जो भार होगा, W होगा, वो mg के बराबर आता है। तो द्रव्यमान और गुणनफल के, गुरुत्वीकरण के गुणनफल के बराबर आता है। ये g पे डिपेंड करेगा। जो भार जो होता है वो g के मान पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये याद रखें, द्रव्यमान अलग होता है और भार अलग होता है। याद रखें, भार बल का तुल्य राशि है। ये भार होता है वो बल की तुल्य राशि होती है। इसका ऐसा या मात्रक भी वही होता है भार का, जो कि बल का होता है, अर्थात न्यूटन होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अलग अलग ग्रहों के लिए गुरुत्वीकरण का मान अलग अलग होता है, तो फिर अलग अलग ग्रहों पर जो वस्तु का भार भी अलग अलग होगा। द्रव्यमान सब जगह सेम ही होता है, लेकिन जो भार होगा वो g पे डिपेंड करता है। इस कारण से ये सभी जो ग्रह होंगे वहाँ पर ये अलग अलग कार्य करता है। इसी का एक उदाहरण है कि किसी वस्तु का जो चंद्रमा पर जो भार है, चंद्रमा पर जो भार है वो पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना होता है।
6 गुना कम होता है, 6 गुना कम होता है। मान लो कोई व्यक्ति है पृथ्वी के ऊपर, वो 60 किलो का है, ठीक है, और ये इसको अगर चंद्रमा पर देखेंगे ये कितने किलो का है, इसका भार देखेंगे तो द्रव्यमान तो चंद्रमा और पृथ्वी पर 60 किलो ही आएगा, लेकिन इसका जो भार देखेंगे तो भार पृथ्वी पे अगर 60 किलो है तो चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 रह जाता है, यानी कि इसको अपन 1/6 से गुणा करेंगे तो ये 10 किलो का आदमी रह जाएगा। तो याद रखें ये 1/6 गुणा होता है, ठीक है, ये इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लें। मानव निर्मित किसी अंतरिक्ष स्टेशन पर उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, ठीक है। तो मानव निर्मित जो भी अंतरिक्ष स्टेशन होता है वहाँ पर जो किसी भी वस्तु का भार 0 होता है, क्योंकि वहाँ पर जी का मान कितना होता है, जी का मान अंतरिक्ष में जो 0 होता है। तो वस्तु अंतरिक्ष में तैरती हुई प्रतीत होती हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, भारहीनता कहते हैं, यानी कि उसमें कोई वजन नहीं लगेगा, ऐसे आपको ऐसे घूमती हुई हिलती हुई दिखेगी वो। तो ध्यान रहे अंतरिक्ष स्टेशन पर वस्तु के द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होगी। देखो द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन भार 0 होगा, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि 0 का मान क्यों होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो अंतरिक्ष में क्या होता है, 0 होता है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताना। देखिए जैसे आपके एक प्रश्न है ये कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पे कितना होगा। तो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि जो बार है वो चेंज होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, क्योंकि बार जो होता है वो बार W बराबर क्या होता है, वो mg के बराबर होता है, यानी कि वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणा के बराबर होता है। तो उसमें आपका जो द्रव्यमान है वो तो वही रहेगा, जितना अभी पृथ्वी पे है उतना ही चंद्रमा पे रहेगा। तो ये 12 आंसर इसका आ जाएगा 12 किलोग्राम। लेकिन ये अगर द्रव्यमान नहीं पूछ के ये आपसे भार पूछ लेता, ठीक है, कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, भार है, वो पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, कितना है, 12 किलोग्राम, तो मुझे कमेंट करके बताना। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, इन्हीं ऑप्शन में से आपका उत्तर आएगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर भार जो है वो 12 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका जो भार है वो कितना होगा। कमेंट करके इसका उत्तर बताना। ऑप्शन है अपने 12 किलो, 2 किलो, 6 किलो और 72 किलो। इसका जो करेक्ट आंसर है मुझे कमेंट करके बताना। देखिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, तो भार जो था वो न्यूटन बल के बराबर ही होता है, ठीक है, तो ये बल का मान है ये 30 न्यूटन। तो पृथ्वी पर भार कितना है, 30 न्यूटन है, तो आपको चंद्रमा पर भार बताना है। तो चंद्रमा पर भार ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, पृथ्वी पे जितना भी भार है उसमें 6 का भाग लगा देते हैं। तो 6 का भाग देंगे 30 में, तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, तो 5 न्यूटन इसका आंसर आएगा। 5 न्यूटन आपके ऑप्शन नंबर 6 में दे रखा है। उम्मीद करूँगा कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर अब तक हो चुका होगा, इसको अच्छी प्रकार से याद रखें। इसके अलावा आपके एक प्रश्न ये बनता है कि किस स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो ये पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों पर होता है, केंद्र पे नहीं होगा, ठीक है, और ऊंचाई पर भी नहीं होगा, विषुवत रेखा पर भी नहीं होगा, या आपके पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा जी का मान होता है। प्रश्न आ जाए आपके कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो ये न्यूटन महोदय थे, जो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और कहा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया ये। तो ये इनकी दिमाग की उपज आप पढ़ते हैं अपन इसमें। तो ये न्यूटन महोदय का दिया हुआ गुरुत्वाकर्षण बल है। तो किसे कहते हैं भार, देख लेते हैं एक बार वापस। भार जो होता है वो किसी वस्तु का वह बल होता है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, तथा वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि आपका जो भार होगा, भार को अपन वेट से लिखते हैं, वेट W है ना, और ये द्रव्यमान और गुणनफल इसके गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखें ये भार जो होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर आता है। ये प्रश्न बार बार आता है क्योंकि कॉन्सेप्ट पर आधारित है, सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होता है, उत्तर गलत करके आ जाते हैं। तो W जो है वो mg के बराबर होता है, m मास है, द्रव्यमान है, g इसमें गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो W बराबर mg होता है, इसका मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता रहता है, अलग अलग होता है। इस कारण से जो अलग अलग स्थानों पर वस्तु का भार भी बदलता रहता है। पृथ्वी पे कोई 60 किलो का है तो वो चंद्रमा पे जाके 6 किलो का ही दिखेगा, उसका भार 6 किलो का ही रहेगा, लेकिन द्रव्यमान दोनों जगह 60 ही रहता है, द्रव्यमान कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है ये कि पदार्थ के कणों की विशेषता लिखिए। कि पदार्थ के कण की क्या क्या विशेषता होती है, इसको आप अच्छे से लिखना है। तो पदार्थ के कणों की विशेषता लिखनी है। तो ये है आपके सामने पदार्थ के कणों की विशेषताएं। क्या क्या विशेषता होती हैं, एक तो पदार्थ के कारण जो कण होते हैं वो कारण नहीं, यहाँ पे कण है ये। तो पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, जो पदार्थ होगा उसके कण बिल्कुल ही छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। याद रखें, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा
जो गतिज ऊर्जा होती है वो ताप बढ़ने पर अपनी मान है वो बढ़ाती हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान भी होता है और पदार्थ के कण लगातार गतिशील भी होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बढ़ते हुए घनत्व का क्रम क्या है, तो देखो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, जिसका जो भार है वो द्रव्यमान है वो ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका घनत्व कम होगा। देखो एक तो वायु है और एक चमनी का धुआं है, तो चमनी के धुएं में कई सारे जो प्रदूषण के कण मौजूद हो जाते हैं, इसके कारण इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो इसका घनत्व भी बढ़ जाएगा। जबकि वायु जो है उसमें आपकी शुद्ध हवा होती है, इसमें इसका घनत्व सबसे कम होता है। फिर रुई, चमनी के धुएं की तुलना में रुई जो है उसका घनत्व ज़्यादा होगा, इसका भार थोड़ा सा ज़्यादा है। रुई की तुलना में भार पानी का ज़्यादा होगा, तो फिर पानी है जो इसमें अधिक घनत्व वाला होगा। पानी की तुलना में जो शहद होता है उसका भार ज़्यादा होता है। शहद की तुलना में चौक का घनत्व ज़्यादा होता है और चौक की तुलना में लोहे का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो जो ठोस होता है उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है वो ठोस का होता है। ठोस के बाद में फिर आता है द्रव और द्रव के बाद में आता है गैस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसमें ये जो वायु है ये सभी आपके द्रव के रूप में, ये गैस के रूप में है, पानी और ये सब द्रव के रूप में, और ये वाला ठोस के रूप में है। तो ये ठोस का ज़्यादा होगा, द्रव का कम होगा और गैस का सबसे कम होगा घनत्व। जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो अति हो जाती है तो डूब जाता है, जिसका घनत्व कम होता है तो वो फिर ऊपर तैरने लगता है। तो अपने भी अति नहीं करनी है, अपने अच्छे से पढ़ाई करनी है और ताकि आप जो तैरें और अपना नाम रोशन करें। अगला प्रश्न है कि शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। आपको इसमें शुद्ध पदार्थ की परिभाषा बताने की, शुद्ध पदार्थ किसे कहा जाता है, 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाए। तो देखो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का जो मिश्रण नहीं होता है वो अपने एक ही प्रकार के तत्व उसमें पाए जाते हैं, उसको अपन शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थों के रासायनिक संगठन के आधार पर उसको हम तत्वों का रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या फिर यौगिकों में इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थ में फिर आपके तत्व आ जाएगा। तो तत्व पदार्थ की मूल रूप होता है जिसे रासायनिक विधियों के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। फिर ये अलग अलग प्रकार में और विभाजित किया जाता है, जैसे धातु है, अधातु है और फिर आपके उपधातु हैं। धातु जो होती है वो ठोस होती है और ये भंगुर प्रकृति की होती है अधातु। एक ऐसी धातु भी है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम सभी को पता ही है, पारा होती है। और अधातु जिसमें अपना नाम आपको ब्रोमीन याद रखना है। अच्छा, ऐसी कौन सी धातुएं जो कि पानी की सतह पर तैरती हैं, कौन सी धातु पानी की सतह पर तैरती हैं, याद रखना, इसका उत्तर कमेंट करके बताना। और ऐसी कौन सी धातुएं जो अपने हथेली पे रखते तो वो पिघल जाती हैं, हथेली पे रखने पे वो पिघल जाती हैं। फिर आपके यौगिक, तो यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात से रासायनिक संयोजन के द्वारा बनता है, उसको अपन यौगिक कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में क्या क्या आते हैं, तत्व आते हैं और यौगिक आते हैं। तत्व जो होते हैं वो सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते हैं, जबकि यौगिक में जो निश्चित स्थिर अनुपात का रासायनिक रूप इसमें पाया जाता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण में संगठन समान होता है, विषमांगी मिश्रण में संगठन असमान होता है। अगला प्रश्न बनता है अपना कि अणु और परमाणु में आपके 2 अंतर लिखिए, कि अणु और परमाणु में क्या अंतर होता है वो आपको बताना है। इसके अलावा कैनाल किरणें क्या होती हैं, इन दोनों की परिभाषाएं लिखनी है। तो अणु परमाणु के अंतर और कैनाल किरणों का उत्तर दोनों एक साथ देख लेते हैं। देखो परमाणु क्या होता है, तो परमाणु की परिभाषा ये है, आप याद रखें परमाणु के लिए, कि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, ठीक है, और इसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित ये करता है। ये परमाणु की परिभाषा होती है। अणु में क्या होता है, अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्यतः सभी दिशाओं में स्वतंत्र रह सकता है और यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो ये अणु और परमाणु की परिभाषा आपको इसमें अंतर में लिख ले। ये दोनों परिभाषा हैं। परमाणु से आप क्या समझते हैं, तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, जो तत्व की रचनात्मक इकाई होती है, परमाणु कहलाती है। अणु क्या होता है, तो अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, जबकि परमाणु सूक्ष्मतम कण होने के कारण होता ही है, लेकिन ये अपनी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। और अणु में उस तत्व के यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, इसको अपन अणु कहते हैं। अंतर बताने तो अंतर आप लिख लेंगे इसमें ये कि अणु और परमाणु में अंतर, अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुण उसमें विद्यमान होते हैं, जबकि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस तत्व के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं। अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आता है, जबकि परमाणु जो स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं होता। ये इसके प्रमुख अंतर हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कैनाल किरणें क्या हैं। तो कैनाल किरणें क्या होती हैं, कैनाल किरणें गोल्डस्टीन के द्वारा जो 1886 में एक नई विकिरण की खोज की गई थी, जिनको इन्होंने जो कैनाल रे नाम दिया।
और ये किरणें जो धनावेशित किरणें विकिरण होती हैं। तो इनकी खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। गोल्डस्टीन ने परमाणु के और किस तत्व की खोज की? आप कमेंट करके बताना देखें। ठीक है, ये आपने केनाल किरणों की परिभाषा अच्छे से याद कर लेना। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की। ये धनावेशित किरणें होती हैं, इनको गोल्डस्टीन ने केनाल रे नाम दिया था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट आपकी 17वां है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में आपको कोई 2 अंतर लिखना है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या अंतर होता है। तो ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। पादप कोशिका में क्या होता है? तो पादप कोशिका जो होती है वो आपके पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, नाम से ही पता लग रहा है, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, एक अंतर तो ये हो जाएगा। जबकि जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है, ये अंतर हो जाएगा। दूसरा देखो, पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है और यहाँ पर है जो उनकी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएँ होती हैं जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ छोटी होती हैं या फिर अनुपस्थित होती हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसमें सेंट्रोसोम केंद्रक पाया जाता है। तो ये इसके प्रमुख आपको अंतर यहाँ पे लिख लेना है। आपको डायग्राम पूछे दोनों का तो ये वाला डायग्राम बना लेना है। इसमें ये जंतु कोशिका का नामांकित चित्र है और ये पादप कोशिका का नामांकित चित्र है। इसके भी चांस है कि इसका उत्तर 4 अंक वाले प्रश्न में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न अपना ये कि हृदय पेशी के लक्षण लिखिए। हृदय पेशी के लक्षण क्या होते हैं वो आपके लक्षण बताना है। इसके अलावा विभज्योतक उत्तक की कोशिकाओं की विशेषता बतानी है। ठीक है, ये हृदय पेशी और विभज्योतक पेशी की आपको विशेषता लिखनी है और हृदय पेशी के आपको लक्षण बताने हैं। तो देखो ये है हृदय पेशी के 3 लक्षण। हृदय पेशी के लक्षण क्या क्या होते हैं? हृदय पेशी मतलब अपने हार्ट वाली, तो ये एक पेशी अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, इस पर अपना नियंत्रण नहीं होता है। ये पूरे जीवन लयबद्ध जो संकुचन और प्रसरण करती रहती हैं और कोशिका इसमें बेलनाकार और केंद्रक शाखा युक्त होता है। तो ये हृदय पेशी की जो प्रमुख 3 लक्षण है इसको आप अच्छे से याद कर लेना। परीक्षा में पूछे कि आपको न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है तो ये वाला डायग्राम आपको न्यूरॉन का नामांकित चित्र में बना लेना है। इसमें डेंड्राइट होता है, केंद्रक होता है, ये तंत्रिकाक्ष होता है और तंत्रिका काय होता है। तो विभज्योतक उत्तक में क्या होता है? विभज्योतक उत्तक पौधों की जो वृद्धिशील भाग होते हैं उसमें पाया जाता है और इसमें ये 3 प्रकार की स्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ मेरिस्टेमी और ये पौधों के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, जैसे जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसके अलावा अंतर्वेशी और आपके पार्श्व, ये 3 प्रकार के आपके जो विभज्योतकी उत्तक इसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है चाल और वेग में अंतर लिखिए। चाल और वेग में क्या अंतर है वो अंतर आपको बताना है। तो चाल क्या होती है? चाल की परिभाषा आपको लिख लेनी उसमें अंतर में। चाल की परिभाषा होती है स्पीड की, एकांक समय में तय की गई दूरी जो होती है इसको अपन चाल कहते हैं। इसका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जबकि वेग क्या होता है? वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं या निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को अपन क्या कहते हैं? उसको अपन वेग कहते हैं। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक है, वेग जो होगा वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन चाल जो है वो धनात्मक और शून्य ही हो सकती है। चाल कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, किसी की स्पीड 0 से कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद कर लें। अगला प्रश्न अपना ये क्वेश्चन नंबर 21 है। जब कोई गतिशील बस अचानक रुक जाती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, जब विरामावस्था में गतिशील हो जाती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ये गति के नियम पे आधारित है, न्यूटन की जो गति के नियम है उस पर ये आधारित। तो चलती बस में जब भी ब्रेक लगेगा तो जो ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी जो हमारा जो शरीर गति में रहना चाहता है इसलिए अपन आगे झुक जाते हैं। चलती हुई बस में मान लो अपन ये अपने बस में बैठे बैठे आपने भी कई बार किया होगा गाड़ी में कि मान लो बस है जो चलती जा रही है, गतिशील है और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर अगर आप बैठे हुए हैं तो आप जो जब भी इस ब्रेक गाड़ी के ब्रेक लगेगा तो आप आगे की ओर झुकेंगे। ये तो है गतिशील अवस्था में जब ब्रेक लगेगा तो अपन आगे की ओर झुकेंगे। और मान लो गाड़ी पड़ी हुई है, ठीक है, बस स्टैंड पे गाड़ी पड़ी हुई है, अपन अंदर बैठे अपने ननिहाल या गांव जाने के लिए और गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गई। अपन बात कर रहे थे या फिर कुछ खा रहे थे उस समय कचौरी समोसे, उस समय जो गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गई और अब मैं जो पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण होता है। किस कारण होता है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या एक समान गति में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, और यही न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं।
यदि किसी वस्तु की विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने पर उसकी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो इसी कारण से न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है इसको। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं और इसी विरोध को अपन क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। किसी द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो उसके जड़त्व का माप होता है, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान बढ़ने पर उसका जड़त्व बढ़ेगा, वस्तु का द्रव्यमान घटने पर जड़त्व कम होगा। उदाहरण के लिए किसी चलती हुई गाड़ी की सीट पर बैठे लोग गति अवस्था में होते हैं तो ब्रेक लगने पर गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती हैं, परंतु हमारा शरीर जो है जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बना रहना चाहता है, इसलिए हम आगे की ओर गिर सकते हैं। इसी प्रकार से एक स्थिर बस में बस की फर्श पर एक के साथ हमारा जो पूरा शरीर है वो विरामावस्था में रहता है। तो बस के अचानक गति के आ जाने के कारण हमारा जो पैर है जो बस के फर्श के संपर्क में रहता है वह भी गति में आ जाता है, लेकिन हमारा जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो जड़त्व के कारण स्थिर रहना चाहता है। यही कारण है कि बस के अचानक चल पड़ने पर हमें जो पीछे की ओर गिर सकते हैं। तो और भी इस प्रकार के कई सारे उदाहरण अपन देखते हैं इसमें। तो ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण होता है। आपने ये महसूस किया होगा। आप में से किन किन विद्यार्थियों ने इसको न्यूटन की गति के प्रथम नियम को महसूस किया? साइंस को महसूस करके पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा आप इसको रिलेट करके समझोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो ये तो अपन दिन प्रतिदिन के काम में, मान लो कोई स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बस में बैठे हुए, ड्राइवर साहब ने, जो अंकल जी ने गाड़ी चला दी, बैठे हुए और गाड़ी चला दी, तो अपन पीछे की ओर झुकेंगे और गाड़ी चल रही है और अचानक सामने कोई जो गाय आ गई रोड पे, तो अपन वहाँ पे ब्रेक लगने पर अपन आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये सभी जो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, लिखिए। तो इसमें आपको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए और सूत्र भी स्थापित कीजिए। तो इसमें आपको सूत्र भी लिखना है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम के अनुसार विश्व में किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल होता है, वह बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह विश्व के समस्त पिंडों पर लागू होता है, इसलिए इसको अपन सार्वत्रिक नियम कहते हैं। सूत्र क्या है? मान लो कोई दो पिंड है, एक का द्रव्यमान m है और दूसरे का द्रव्यमान स्मॉल m है। बड़े का कैपिटल M है, छोटे का स्मॉल m है। ये दोनों पिंड एक दूसरे से d दूरी पे बने हुए हैं। तो जो अपना गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये बल जो होगा वो इन दोनों जो वस्तुएं हैं, पिंड है, इनके द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। और इनके जो बीच की दूरी है, इसके दूरी के जो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती उल्टा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में आपके दो चीज़ें आएगी, द्रव्यमानों के तो समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F बराबर क्या लिखेंगे? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 या फिर स्मॉल कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे में d स्क्वायर, और इसका जो मान है उसको अपन बराबर में लिखेंगे। तो ये सारा जो अपन G लगा देंगे, कैपिटल G, और कैपिटल G को ही यहाँ पे जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, जिसका मान अपने को याद रखना है। गुरुत्वीय नियतांक का मान भी आपको पूछा जा सकता है। आप में से किस किस बच्चे को ये गुरुत्वीय नियतांक का मान पता है इस कैपिटल G का? मैं स्मॉल g का मान नहीं पूछ रहा हूँ, 9.8 ये मान नहीं पूछ रहा हूँ। आपको 9th जो चैप्टर है आपका, लास्ट वाला चैप्टर, इसमें से देख के ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, इसका मान आपको कमेंट करके बताना है। परीक्षा में आपके ये आने के पूरे चांस हैं। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना। गुरुत्वीय त्वरण अलग चीज़ होती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वह एक त्वरण कार्य करता है और इसका वेग लगातार बढ़ता जाता है। गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और उसको अपन स्मॉल g से दर्शाते हैं। स्मॉल g का जो मान है वो यहाँ पे 9.8 स्मॉल g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर आपके अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्रों को उनके यौगिकों के नाम से लिखिए। तो ये है आपकी कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है। ये K2SO4 ये पोटेशियम सल्फेट है। क्या है ये? पोटेशियम सल्फेट कहते हैं इसको, पोटेशियम सल्फेट है ये CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो चूना पत्थर होता है, खरड़ी होती है वो, ये काम आती है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपके K2SO4 है। इसके अलावा एक आपको याद रखना है अम्लों का राजा। अम्लों का राजा क्या होता है? इसको अपन सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, H2SO4। H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। जबकि एक अम्लराज होता है जो कि अलग होता है, इसको अपन एक्वारेजिया कहते हैं। 10th क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से। ये अम्लराज इतना खतरनाक होता है कि इसमें 3:1 में HCl, 3 भाग तो आपके HCl के और 1 भाग आपका HNO3 का, ये दोनों अम्ल अगर इसमें मिलाएंगे तो इसमें एक विलियन बनेगा जिसको अपन एक्वारेजिया, रॉयल वाटर कहते हैं इसको। और ये सोने, चांदी और प्लेटिनम जैसी जो आदर्श जो धातुएं होती हैं उनको भी गलाने की क्षमता रखता है।
तो कई सारे अपने आसपास के गांव में भी ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कहते हैं कि लाओ तुम्हारे घर से तुम्हारे आभूषण मैं आपको जो ख़राब हो रहे हैं इनको मैं साफ़ करके दे देता हूँ। तो उनके हाथ में कुछ नहीं होता है, ये अम्लराज ही होता है। और अपने घर में जो माता बहनें होती हैं, अपनी जो सिस्टर होती हैं या फिर अपनी जो बुआ होती हैं, वो अपने गहने जो ले जाके उनको ले जाके दे देती है और वो फिर अपने उस अम्लराज की डब्बी निकालते हैं। अम्लराज में क्या होता है, एक विलियन होता है जिसमें आपके एक तो HNO3 होगा, HNO3 होता है, और एक इसमें आपके HCl होता है। तो HNO3 और HCl, 3 भाग HCl के होते हैं, एक भाग HNO3 का होता है। इसको अपन नाइट्रिक एसिड कहते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। ये दोनों मिलकर एक विलियन बनाते हैं, इसको अपन एक्वा रेजिया अम्लराज कहते हैं। और ये इतनी क्षमता होती है कि सोने चांदी को भी ये गला सकता है, यानी कि ऊपर से उसका जो मेल होगा, संक्षारण होगा, वो आपके गल के इसमें उतर जाएगा और फिर वो आपको जो आभूषण है वो नए करके दे देगा। लेकिन नए करके देने से उससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि उसमें कई सारी जो सोना और चांदी है वो इस विलियन में रह जाएगी। ये सोना और चांदी इस विलियन में रह जाती हैं और वो यहाँ से आपके घर ले जाके अपने इसमें से अलग कर लेते हैं। क्योंकि ये आपका जो आभूषण है वो नया निकलेगा तो उसका जो ऊपर से जो परत होगी वो इसमें पिघल के इसके अंदर आ जाती हैं, और यही सोने चांदी को वापस बाहर निकाल के ये बेचते हैं और अपने से दोहरा जो अपने को ठग के चले जाते हैं। ये अपने से पैसे भी ले लेते हैं आभूषण साफ करने के नाम पे, और अपना सोना चांदी भी वो अपने साथ में ले जाते हैं। मान लो 10 ग्राम सोना है, ठीक है, 10 ग्राम सोने को 1 तोला कहते हैं। अपने मम्मी पापा या दादा दादी को पता है ये कि 1 तोले में कितना ग्राम होता है, तो ये 10 ग्राम होता है। तो 1 तोले में 10 ग्राम होते हैं। 10 ग्राम बहुत छोटी चीज़ होती है और इसकी कीमत बहुत होती है सोने की, आपको पता होगा। अपने आसपास अपने घर में पूछना अपने मम्मी पापा या दादा दादी को कि 1 तोले का जो भाव है वो सोने का कितना है, ठीक है। 1 तोला मतलब 10 ग्राम, 1 तोला सोने का भाव कितना है। अगर मान लो ये 10 ग्राम की कोई चीज़ है आपकी, और वो 10 ग्राम की चीज़ इसमें डाली और वो 10 में से आपके 2 ग्राम भी कम कर लिया गया, तो आपकी तो वो 8 ग्राम ही बचेगी। वो 2 ग्राम वो अपने इस विलियन में उठा के ले जाएगा, और बहुत छोटी चीज़ होती है, बहुत कम मात्रा में वो अपने यहाँ से वो ले जाता है और अपने को ठग के चला जाता है। तो ऐसे अपने गांव में भी आते हैं, कई सारे अपने आसपास में शहरों में आते हैं। तो जो अपनी माता बहनें होती हैं, बुआ दादी, इनको जो ठग के चले जाते हैं और अपना जो सोना चांदी है वो उसमें कम, अपना जो मान है वो कम करके अपने को वापस दे देते हैं और अपने से साफ करने के नाम पे पैसे भी ले लेते हैं। होता कुछ भी नहीं है उसमें, ये वाला एक्वारेजिया होता है जो कि सोने चांदी को गलाने की क्षमता रखता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ठीक है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो पादाब के द्वारा अपना जो भोजन है वो प्राप्त करता है। रसदानियाँ होती हैं तो भोजनदानी में अपना भोजन है वो एकत्रित करता है। नेक्स्ट है आपके पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो देखो सरल उत्तक क्या होता है। सरल उत्तक एक स्थायी उत्तक होता है, ठीक है। सरल उत्तक स्थायी उत्तक होता है और यह उत्तक समान संरचना वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ये 3 प्रकार का होता है। मृदु उत्तक जिसको अपन पेरेनकाइमा कहते हैं, और जिसकी आकृति अंडाकार, गोल और आयताकार बहुभुजी होती है। फिर आता है आपका स्क्लेरेनकाइमा जिसको अपन दृढ़ उत्तक कहते हैं, और इसकी आकृति जो कोशिका होती है वो लंबी सक्रिय सिरों वाली नुकीली होती हैं। जो कोलेनकाइमा होती है वो स्थूल कोण उत्तक होता है, और ये जो होती है वो कोशिका भित्ति जो होती है वो पतली होती है परंतु कोनों से मोटी होती हैं। जटिल उत्तक जो होता है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना उत्तक होता है, इसको अपन जटिल उत्तक कहते हैं। इसमें भी कई सारे आपके उत्तक देखने को मिलते हैं, जैसे वृद्धि उत्तक हो जाएगा, संवहन उत्तक हो जाएगा, ये सभी आपके जटिल उत्तक के उदाहरण हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जटिल उत्तक सरल उत्तक आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से आपको समझ में आया। अगला प्रश्न अपना, यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर। अभी हमने ऊपर चर्चा की थी ओडोमीटर, जिसमें जो घड़ी वो जो रील लगी होती है किलोमीटर वाली, वो उसको अपन ओडोमीटर कहते हैं। वहाँ पर 2000 लिखा हुआ था, ठीक है, 2000 किलोमीटर लिखा हुआ था। और यात्रा समाप्त पर जो इसमें जो गाड़ी का जो मीटर देखा तो उसमें कितना था, 2400 लिखा हुआ था। तो बताओ अब इसकी यात्रा, इस आदमी की यात्रा के लिए कितने किलोमीटर हुई, तो 2400 पे वापस समाप्त हुई, 2000 से शुरू हुई, तो ये 400 किलोमीटर चला। कितना चला ये, 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर चला, और इस यात्रा को करने में उसको 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। तो आपको इसकी चाल ज्ञात करनी है, औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय लिखेंगे। एक तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, तो किलोमीटर कितना है, 400 है, और समय कितना है, 800 है, 8 घंटे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 × 5 = 40। तो ये भाग दे देंगे इसमें, 8 का भाग जाएगा 40 में 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये 400 है तो 40 में भाग 5 बार चला जाएगा, तो 50 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। मीटर प्रति सेकंड में बात करें तो अपन इस किलोमीटर और घंटे को सेकंड में और मिनट में
चेंज करेंगे और किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। 400 किलोमीटर है, इसको बदलना है अपने को मीटर में, तो 1000 से गुना करेंगे। और ये 800 है, जो 8 है जो घंटे हैं, तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 × 60 से गुना करेंगे, 60 × 60 से। तो काट लेंगे इसको अपन यहाँ पे, इसके 2 जीरो से इसके दोनों जीरो कट जाएंगे, 4 के पार्ट से 8 कटेगा 2 बार, और फिर ये 6 छंग 36, तो इसको अपन काट लेंगे। 2 के पार्ट से ये 1000 जो कटेगा वो 500 बार कट जाएगा, और फिर 6 के पार्ट से या फिर 2 के पार्ट से काट लेंगे, ये 250 बार कटेगा, और ये कटेगा 3 बार। फिर 6 के पार्ट से काटेंगे तो 2 के पार्ट से काटेंगे तो ये 250 है वो 125 बार कटेगा, और यहाँ नीचे बचेगा 3। तो वो नीचे संख्या 3 × 3 9 बच रहा है, ऊपर संख्या 125 है, तो 125 बटा 3 × 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, 3 बचेंगे 35 हो जाएगा, ठीक है, 9 एकम 9, और फिर आपके 3 बचेंगे तो 35 हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो 27 और 35 कितने हो जाएंगे आपके 8 बचेंगे, तो ये 8/9 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 सही 8/9 आपके मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, आपके बड़ा क्वेश्चन आएगा, निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या सीमाएं हैं वो आपको सीमाएं बतानी है। तो रदरफोर्ड ने जो परमाणु दिया था मॉडल, उसकी सीमाएं आपको बतानी है। इसके अलावा उदाहरण के साथ में व्याख्या कीजिए, एक तो परमाणु संख्या की और एक द्रव्यमान संख्या की। अगर आप ये नहीं करना चाहें तो या तो आपको अथवा से दोनों ही ऊपर वाले करने, या फिर आपको अथवा से नीचे वाला ही करना है। ऐसा नहीं होगा एक ऊपर वाला कर लिया और एक नीचे वाला कर दिया, नंबर कट जाएंगे, ऐसे आपको ऐसा नहीं करना है। या तो अथवा के ऊपर वाला ही करना है या फिर अथवा के नीचे वाला ही करना है। तो ये आपके रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की सीमाएं बतानी है और उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है, परमाणु संख्या क्या होती है और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है। इसके अलावा रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन है उसको प्रयोग द्वारा वर्णन कीजिए, और उस प्रयोग में जो परीक्षण आए उनको बताना है। तो तीनों प्रश्न देख लेते हैं शॉर्ट में। एक तो प्रश्न ये था कि रदरफोर्ड की जो परमाणु मॉडल है उसकी सीमाएं बताने की, सीमाएं क्या क्या। तो सीमाएं क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। एक तो ये सीमा, इसकी लिमिट है इसकी। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है जो अपनी कक्षा में गति करते हुए लगातार ऊर्जा का ह्रास विकिरण के द्वारा करेगा तथा उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी, अंत में वह नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। तो ये भी इसकी एक कमी है। इलेक्ट्रॉन निरंतर अपनी कक्षा में नाभिक के चारों ओर ही चक्कर लगाता रहता है, वो कभी भी इसके नाभिक में गिरता ही नहीं है। तो ये इसकी प्रमुख जो 2-3 कमियां हैं वो आपको बता देनी है। फिर आपके रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन है 100% प्रश्न पूछा जाएगा, ये तो याद कर लेना इसको अच्छे से। प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों को लिखिए। तो रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार करके निम्न तथ्य दिए। कौन कौन से तथ्य दिए? एक तो ये है कि अधिकांश जो अल्फा कण वो स्वर्ण पत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं। दूसरा ये है कि कुछ अल्फा कण विभिन्न कणों को विक्षेपित कर देते हैं, हो जाते हैं। तीसरा ये कि हजारों अल्फा कणों में से कोई एक कण ऐसा होगा जो नाभिक से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट जाएगा। ये तीनों कण इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और ये वाला डायग्राम इसमें आपको बताना है, ये इसका नाभिक होता है। इसी नाभिक से एक कण टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाता है, और अल्फा कण जो विभिन्न जो कण आते हैं वो सभी यहाँ से विक्षेपित हो जाते हैं। तो निष्कर्ष क्या क्या निकलता है इसमें? निष्कर्ष ये निकलते हैं एक तो कि परमाणु के बीच अधिकांश भाग जो है वो खोखला और आवेश विहीन होता है, जिसके कारण अल्फा जो कण है वो स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाते हैं। दूसरा है कि अल्फा कण नाभिक के समान आवेश होने के कारण कुछ अल्फा कण जो विभिन्न कणों में विक्षेपित हो जाते हैं, उनका जो आवेश है वो सेम होने के कारण वो अलग अलग दिशा में डाइवर्ट हो जाते हैं। हजारों अल्फा कणों में से कोई एक ही अल्फा कण ऐसा होगा जो अपने मार्ग पर वापस लौटता है, क्योंकि परमाणु का जो नाभिक है अत्यंत छोटा होता है और उसका बहुत ही वो कठोर होता है। तो ये इसके निष्कर्ष उसमें निकलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका याद कर लेना, और ये इसका डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले लो, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। फिक्स क्वेश्चन ये आपके परीक्षा में ऐसा पूछा जाएगा। फिर आपको परमाणु क्रमांक के बारे में बताना है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसको अपन परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको परमाणु क्रमांक को Z से लिखते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक को Z से लिखा जाता है। जैसे मान लो कोई आपके तत्व है सोडियम, ये सोडियम तत्व है, इसमें ये नीचे लिखा होता है Z और ऊपर लिखा होता है 23। तो ये Z जो है वो 11 है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। इसमें आपके 11 प्रोटॉन उपस्थित है। यहाँ पे ये क्या बताएगा? प्रोटॉन की संख्या को बताएगा। ये द्रव्यमान जो होता है, ये परमाणु क्रमांक जो होता है वो उसके नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन होता है उसकी संख्या को बताता है। तो ये परमाणु संख्या आपको अच्छे से याद रखनी है। जबकि ये जिसका द्रव्यमान होता है, सोडियम का द्रव्यमान होता है परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है ये इसके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है इनके योग के बराबर होता है।
तो आप बता सकते हैं कि अगर इसका परमाणु द्रव्यमान 23 है और इसमें प्रोटॉनों की संख्या अगर 11 है तो बताना इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या आपको कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके तीसरा है। तीसरा ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, याद रख लें। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ये प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, याद कर। फिर आपसे प्रश्न पूछे कि परमाणु का जो नाभिक है उसकी खोज किसने की। तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी क्वेलर के द्वारा, क्वेकुलर के द्वारा ये की गई थी। कैथोड किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अगला क्वेश्चन अपना ये बनता है कि ये 28वां प्रश्न है कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। कोशिका विभाजन की आपको परिभाषा लिखनी है। इसके अलावा आपको इनके प्रकारों का सचित्र वर्णन करना है। कोशिका विभाजन की परिभाषा लिखनी है और कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है उसका सचित्र वर्णन करना है। या फिर आपको पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और किन्हीं दो कोशिकांगों का आपको जो वर्णन करना है जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और पादप कोशिका और आपकी जंतु कोशिका, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। आपको दोनों ही अच्छे से तैयार करना है। कोई न कोई एक प्रश्न आपकी परीक्षा में टपकेगा और वहाँ से इसको अपन आराम से लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका देखो ये कि कोशिका विभाजन क्या है या कितने प्रकार का होता है समझाइए। तो आइए समझ लेते हैं बिल्कुल आसानी से। कोशिका विभाजन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। विभाजन का मतलब कोशिका के टुकड़े हो रहे हैं, तो एक कोशिका दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। कोशिका विभाजन जीवों में वृद्धि और विकास और मृत कोशिकाओं के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो अगर कोशिका का विभाजन होगा तो नई कोशिकाएं बनेगी। कोशिकाओं का जो मृत कोशिका होगी उनके आधार पर अपन नई कोशिकाओं का विभाजन, नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। इसके अलावा याद रखें जो कोशिका विभाजन है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है और एक आपके अर्धसूत्री विभाजन होता है। नाम क्या है? समसूत्री विभाजन, एक है अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन नाम से इसकी परिभाषा याद करनी है। समसूत्री विभाजन कोशिका में विभाजन में कोशिका एक कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं और ये दोनों समान होती हैं। ठीक है, यह कोशिका विभाजन वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। यह विभाजन कई कोशिकाओं में होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? तो यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। किस में होता है? ये जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें एक पैतृक कोशिका विभाजित होकर चार पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। समसूत्री जो विभाजन होता है उसमें दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में दो की डबल चार होती हैं। यह पुत्री कोशिकाएं गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं की अपेक्षा आधी रह जाती है। जितने गुणसूत्र होंगे उससे आधी ये रह जाती हैं। ये कोशिका विभाजन का नामांकित इसमें आपके दे रखा है। दोनों को आपको अच्छी प्रकार से ये देख लेना है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का डायग्राम। नेक्स्ट आपके फिर पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका का आपको वर्णन करना है। तो पादप कोशिका के बारे में आपको इसका डायग्राम ये बना लेना है, नामांकित चित्र। चाहे जंतु कोशिका पूछ ले, जंतु कोशिका का भी बना लेना। फिर इसमें ये जो चीज़ें दे रखी हैं इनका आपको किन्हीं दो का वर्णन कर देना है। चाहे तो आप इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन करें, गोल्जी कोशिका का वर्णन करें, कोशिका झिल्ली का वर्णन करें। तो ऐसे जो भाग का आपको वर्णन करना है जो उसमें पाए जाते हैं। तो ऐसे आप याद कर लेना जो दोनों में पाए जाते हैं। तो आप दोनों का काम हो जाएगा। पादप की जगह जंतु आ जाए तो भी अपना काम हो जाएगा। तो ये एक तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया को याद कर लेना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये दोनों में पाए जाते हैं और इसको अपन कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस कहते हैं। तो इसमें आपके एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक अणु होता है जो ऊर्जा की इकाई होती है और जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ये ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसी कारण से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको अपन कोशिका का बिजली गृह कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये। तो कोशिका जो होती हैं वो उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगता है, यानी कि खुद ही खाने लग जाता है। तो ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली होते हैं, पाचनकार एंजाइम होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। फिर आपके प्रश्न बनता है ये कि प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? तो देखो, प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। एक ही नाम है ये, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जो कोशिका के चारों ओर बाहरी आवरण के रूप में पाई जाती हैं और यह झिल्ली लाभदायक होती है और उपयोगी पदार्थों की कोशिका के अंदर आने देती हैं, जैसे CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इनको कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण के द्वारा आ जा सकता है, जबकि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो कोशिका झिल्ली के अंदर नहीं आ पाते हैं। इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यह जो झिल्ली होती है वो झिल्ली बाहरी आघातों से अपनी रक्षा भी करती हैं।
तो ये अपने प्रमुख जिसके जो मान हैं उनको अपन बता सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य पूछे तो आप बता देना। जैविक कार्यों के लिए एटीपी का निर्माण करता है और प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। वैसे राइबोसोम भी करता है, लेकिन राइबोसोम के अलावा आपका जो प्रोटीन संश्लेषण है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसके अलावा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। राइबोसोम को कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन की मूल इकाई क्या है, तो कोशिका है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण ये केंद्रक के द्वारा होता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। और नारियल का रेशा ये स्क्लेरन काइमा का बना होता है, जबकि कोशिकांग जो अपन आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं वो लाइसोसोम है। जीवों में हृदय किस उत्तक का बना होता है, ये पेशी उत्तक बना होता है। तो ये आपके कुछ प्रमुख फैक्ट थे, वो भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया। तो एक प्रश्न आपकी 29वां है, जिसमें आपकी अथवा वाला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको ये कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ब्रेक लगने के बाद ये रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना कीजिए। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। सेम क्वेश्चन है, केवल इसमें नंबर चेंज किए गए हैं, बाकी क्वेश्चन ये ही आपके रिपीट हुआ है। तो देखो ये क्वेश्चन आपने कि कार का जो वेग है वो कितना है, चाल कितनी है, उसमें 108 था, इसमें 30 मीटर प्रति सेकंड है। ब्रेक लगने का समय 4 सेकंड है और कार का ब्रेक लगने पर बल की गणना करनी है, जबकि यात्रियों सहित कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। बस यहाँ पे जो 30 है उसकी जगह पे वहाँ पे सवाल में कितना दे दिया, 108 दे दिया, बाकी सवाल पूरा यही है। तो बल कितना होगा, F बराबर ma हो जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। जो त्वरण है उसको अपन वेग में परिवर्तन की दर होती है, तो प्रारंभिक वेग कितना है इसमें, प्रारंभिक वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 मीटर प्रति सेकंड है, और अंतिम वेग कितना है, u बराबर 0 है, ठीक है। गाड़ी रुक जाएगी तो वेग 0 हो जाएगा। तो इसमें F बराबर हमें ज्ञात करना है। F बराबर फॉर्मूला क्या होगा, m, और ये वेग में त्वरण में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग कितना है, 30 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग कितना है, 0 है। तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस यू करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 30 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना लग रहा है इसमें, रुकने में 4 सेकंड लग रहा है, तो बटे में आ जाएगा 4 सेकंड। फिर आपको इसका जो फॉर्मूला है इसमें लगा लेना इसको। तो ये F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है। m का मान कितना है, द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, तो यहाँ लिख लेंगे अपन 1000 किलोग्राम। 0 माइनस 30 प्रारंभिक ये अंतिम वेग है, उसमें से प्रारंभिक वेग को घटा लेंगे। 0 में से 30 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके माइनस के 30 आएगा, और बटे में 4 का भाग दे देंगे इसमें, तो 1000 में ये 250 बार चला जाएगा, और 250 को गुणा करेंगे माइनस के 30 से, 250 इंटू माइनस का 30, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के आपके 7500, माइनस के 7500। और बल है तो फिर अपन इसमें न्यूटन लगाएंगे। ये माइनस क्या बताता है कि ऋण ये बताता है कि बल जो है वो कार की गति की विपरीत दिशा में लग रहा है। गाड़ी आगे जा रही है तो जो बल है वो पीछे लग रहा है, तो ये माइनस आपको ये बताता है। इसी प्रकार से आपको 108 वाला निकाल लेना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये 108 आ जाएगा, 30 की जगह पे कितना आएगा, 108 आ जाएगा। बस सवाल ये कहिए, केवल 30 की जगह पे 108 आएगा तो अपन इसको 108 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे गुणा किससे करेंगे, 108 से कर देंगे, 108 हो जाएगा, और बटे में तो 4 ही आएगा, ये 1000 है ये, फिर काट देंगे इसको 4 के पार्ट से, तो ये करेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और फिर 28 हो जाएगा, तो 4 7 28। तो इसका जो उत्तर है वो 27 इंटू 1000 हो जाएगा, 27 इंटू 1000, तो माइनस के 27000 न्यूटन इसका आंसर आएगा, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, माइनस के 27000 न्यूटन। माइनस क्या बताता है, बल की जो बल है वो कार की गति की विपरीत दिशा में लग रहा है। देखो ये मैंने पूरी जो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो इसकी PDF आप ऐप से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, इनको अच्छे से आपको पूरा समझ में आएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसमें चीज़ें समझा रखी हैं। तो ये PDF आप ऐप से डाउनलोड कर लेना, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर ऐप के ऊपर आपने टेस्ट नहीं दिया तो टेस्ट ज़रूर दे देना, क्योंकि ऐप के ऊपर आपके लिए टेस्ट उपलब्ध है। इस पेपर की PDF भी मैं आपको ऐप पे अपलोड करूँगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और अपना व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। किन किन बच्चों ने टेस्ट लिया कमेंट करके बताना। आपको साइंस का भी टेस्ट मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपकी सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह सभी का टेस्ट आपको उपलब्ध है वेब ऐप के ऊपर, तो आप ज़रूर इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करके टेस्ट ज़रूर देना। कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने चैनल के बारे में अपने सभी दोस्तों को बताएंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। जैसे जैसे आप जो ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर यहाँ पे अपलोड मिलेंगे।
तो जो आपको पेपर सोल्व करवाना है तो आप मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना, उसका सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। हाँ, अब बच्चे कई सारे पेपर भेजते हैं, लेकिन सभी का पेपर का जो सॉल्यूशन है वो इतना जल्दी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं अकेला हूँ और पेपर सोल्व करने वाला और बच्चे खूब सारे हैं, तो सभी क्लासों के पेपर यहाँ पर सोल्व करने पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन धैर्य बनाए रखिए, मैं आपके सभी के पेपर का सॉल्यूशन आपके यहाँ पे करवाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपका जो ये परीक्षा होगी उस पर परीक्षा का जो पेपर होगा उसको सॉल्यूशन मैं आपके सबसे पहले यहाँ पे उपलब्ध करवाऊँगा। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।